नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम में समाज की खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हम आप सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हों। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से, जो कि अध्यक्ष हैं श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के। इसके साथ ही श्री बिंद्रा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में समाज में जो लोग अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं उनसे रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को, तो आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में और आपके बचपन के बारे में। जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक शहर में मेरी पैदाइश हुई है। तो मैं यहीं की पैदाइश हूँ और मेरे विद्यालय की शिक्षा जो है वो देहरादून में केमरन हॉल नामक स्कूल है और उसमें मैंने वहाँ पर 11 साल हॉस्टल में रह के मैंने वहाँ प्राप्त की। तत्पश्चात हेमवती नंदन बोगना विश्वविद्यालय तब खुले ही था गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मैंने बाद की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की। और एक सिख परिवार में क्योंकि मैंने जन्म लिया, तो जैसा कि आपको जानते ही हैं कि हमारे समाज में सेवा भावना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं शुरू से ही, क्योंकि परिवार सारा सेवा में जुड़ा हुआ था, तो मेरा भी ये था कि सेवा में जुटे रहना है। और ईश्वर ने कृपा बनाई रखी, तो अपने आप अपना जो ध्यान है वो जो धार्मिक जो एक साइड थी उस तरफ, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में मेरा चला गया। और बाद में मेरे को जब उत्तराखंड सरकार ने 2013 में 5 साल के लिए अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और जितना सेवा मैं कर सकता था की, और ईश्वर ने उसमें भी कृपा बनाई रखी। कई सारी हमने ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जो राज्य स्तर के अलावा जिसको नेशनल स्तर पे भी फॉलो किया गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये सब इस करके हो पाया कि मेरा जो एक कहते हैं ना कि जो कर्म भूमि है और जन्मभूमि है वो एक्चुअली में देवभूमि है। बिल्कुल। सर, आपने श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट से आप जुड़े और वर्तमान में आप अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर जुड़ने का, इस पवित्र स्थल से जुड़ने का ये सौभाग्य आपको मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, बधाई भी है। लेकिन आप इस ट्रस्ट से, हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट से कब जुड़े, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये ट्रस्ट 1960 में इसका फॉर्म किया गया। हेमकुंड साहब की अगर आप हिस्ट्री में जाएं जी, तो ये बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वली जन्म, जो पिछले जन्म में तपोस्थली को उन्होंने एक अपने खुद से एक, क्योंकि आप गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा भी थे, एक महात्मा भी थे, एक कवि भी थे, एक बहुत उनमें मतलब आप सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, भगवान का वो असल जिसको एक रूप है जिसमें सब कुछ था वो थे। तो उन्होंने अपने आप एक ग्रंथ लिखा जिसको दसम ग्रंथ कहते हैं। उस दसम ग्रंथ में एक विचित्र नाटक एक अध्याय है। उस अध्याय में उन्होंने वर्णन किया था कि हेमकुंड पर्वत है, जाओ, आपने सबने सुना ही हुआ है। तो वो उसमें उन्होंने साफ तौर पे वर्णन किया कि मैंने अपना पिछला जो जन्म है मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था। हेमकुंड पर्वत जो 7 श्रृंग शोभित है, मतलब 7 पर्वतों के बीच में हेमकुंड पर्वत नाम। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर हेमकुंड को उसको कहते हैं जो बर्फ का एक कुंड हो, तो वो वहाँ पर सरोवर है और सरोवर से उन्होंने लिंक करके उसको हेमकुंड पर्वत कहा। तो उस स्थान पे मैंने तपस्या करी और मेरी तपस्या में जब मैं और भगवान एक हो गए और मैं लीन हो गया, तो तब मेरे को बुलावा आया ऊपर से कि आपको इधर विश्व में फिर जन्म लेना है और यहाँ की जो उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी, तो तराई थी, उसको मिटाने के लिए उन्हें मेरे को फिर पुनः जन्म लेना पड़ा। तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ पांडु राजा ने भी तपस्या करी। बिल्कुल। और ये इस स्थान को किसी को मतलब मालूम तो था, दशम ग्रंथ में था, इसका लिखा हुआ सब कुछ था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि ये कहाँ होगा, ढूंढने का विचार नहीं किया।
तो पंडित तारा सिंह नरोत्तम जो थे, उन्होंने अपनी जो लिखते थे किताब, तो उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया। तो भाई वीर सिंह जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, और तो उन्होंने जब इसका वर्णन अपनी जो पत्रिका थी उसमें किया, पत्रिका में करने पे तो एक हवलदार जो रिटायर हुए थे फौज से, हवलदार सोन सिंह जी, वो उस टाइम ग्रंथी थे टीरी गुरुद्वारे में। तो जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा तो वो इसकी खोज में निकले। तो जब वो पांडुकेश्वर के पास आए तो उन्होंने जब उसको याद किया कि गुरु महाराज ने दसम ग्रंथ में लिखा क्या है, तो उसको सुनने पे उनको लगा पांडु राजा, अगर जब जिक्र किया कि उन्होंने पांडराज ने भी इधर किया है, तो होना हो शायद ये कोई लिंक पांडुकेश्वर से हो और वो भी इसी तरफ को गए होंगे जी। तो तब उधर वो गांव वालों ने उनके साथ मदद की, और एक नंदा सिंह चौहान वहाँ के भंडार गांव के हुआ करते थे, जो हेमकुंड साहब के पहले ग्रंथी के तौर पे रहे, जो पहले जिसको कहते हैं हमारे प्रीस्ट, वो पहले प्रीस्ट वो रहे वहाँ पर। तो उन्होंने जाके जब संत सोहन सिंह जी ने उसको लोकेट किया, तब वो भाई वीर सिंह जी के पास आए अमृतसर। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्थान है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आप बता रहे हो यही वही स्थान है और इसकी लोकेशन भी वही है। तो वो भाई वीर सिंह जी ने फिर कहा कि जो इसमें मॉनेटरी हेल्प चाहिए मैं वो जुटाता हूँ करके। तो 1932 में ये वहाँ गए थे और 1936 में वहाँ पहला गुरुद्वारा एक इस्टेब्लिश किया गया, छोटा सा 10 बाय 10 का एक छोटा सा इस्टेब्लिश किया, जो बाद में जिसका आप विशाल रूप देख रहे हो और जो आज जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रखा है ये 70s में खड़ा हुआ। 60 में जब सोहन सिंह जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो बाबा मोदन सिंह, वो भी आर्मी के थे, उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया। ट्रस्ट में उन्होंने जो फॉर्मर ट्रस्टी थे, जो फाउंडर जिसको ट्रस्टीज कहते हैं, उसमें मेरे ग्रैंडफादर भी फॉर्मर फाउंडर ट्रस्टी थे। तो जब 2019 में उनका स्वर्गवास हुआ, तो क्योंकि मैं तो हालांकि मैं सेवा में था, बल्कि 2011 में जब उत्तरकाशी में भूकंप आया उससे दूसरे दिन ही हम लोग अपनी डॉक्टर्स की टीम वगैरह लेके चले गए थे। तो जितनी सेवा हमसे हो पाती थी शुरू से करते थे। तो तब जो समाज, हमारा लोकल समाज है, ऋषिकेश के लोग, संत समाज, सबने कहा कि नहीं, कि इस ट्रस्ट में आपको, मेरे लिए कि इनको इंडक्ट करिए ताकि इस ट्रस्ट में जो बुजुर्ग करते रहे उसको ये आगे ले जा सकें। तो ये ऊपर वाले का खेल है। तो मुझे वहाँ बैठा दिया गया। तो अब ये सौभाग्य कह लो कि सेवा का मौका मिला है जी। और आप बहुत बधाई के पात्र हैं सर। बिंद्रा जी, लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर जो ग्लेशियर है वहाँ पर हेमकुंड साहिब स्थित है, भव्य गुरुद्वारा है, पवित्र स्थल है। यहाँ की अगर हम वास्तुकला की बात करें या शिल्पकला कह सकते हैं, तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के बारे में हम जरा आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर हमेशा बर्फ देखने को मिलती है और भौगोलिक स्थिति हमारी दृष्टि में, सभी की दृष्टि में काफ़ी कठिन वहाँ पर है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो वो स्ट्रक्चर है वो एक ही स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में, यूनिक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जिसके 5 आकार हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो स्थान है जिसमें साल में 8 महीने बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है। बिल्कुल जी। तो उस बर्फ को ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था कि उस बर्फ को कैसे सहे और उस बर्फ को से वो स्ट्रक्चर नीचे ना गिर जाए। बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर की डिज़ाइन जो है वो एक सियाली साहब थे जो आर्मी के भी आर्किटेक्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने इसका डिज़ाइन किया। लेफ्टिनेंट जनरल हरकीरत सिंह थे जब आर्मी के, उन्होंने माल सामान पहुंचाने में और कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारे लोगों की इसमें सेवा लगी। और ये यहाँ तक कि इस सारा जो स्ट्रक्चर स्टील डिज़ाइन किया गया उसके पार्ट्स में ना, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके जाना ऊपर मुश्किल था, तो ये पार्ट्स में नीचे इसको मुझे याद है कि गोविंद घाट गाजियाबाद में इसका स्ट्रक्चर को जैसे था पहले, इसका टेम्परेरी स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया, फिर ये पार्ट्स खोल के तो फिर ऊपर जाके असेंबल किया गया। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें बर्फ ऊपर टिकती ही नहीं है छत पे जी, तो बर्फ गिरती है तो वो नीचे को आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है जी। तो इस करके उस बिल्डिंग के ऊपर लोड नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि आज वो 70s की बनी हुई आज 23 हो गई है। तो इतने वर्षों में भी मतलब हम थोड़ी बहुत मेंटेनेंस जिसको कहते करनी है, नहीं तो कोई बड़ा कार्य वहाँ पर ना करने की जरूरत है, ना कराया गया जी।
बिंद्रा जी, आपके जीवन के जो अद्भुत क्षण हैं जब आप वहाँ पर रहते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं, जब ये यात्रा चलती है, तो वो जो पल होते हैं खास तौर से आपके जीवन के लिए कितना मायने रखते हैं? हालांकि बहुत ही विशिष्ट पल हैं, अद्भुत वहाँ पर एक अनुभूति होती है हर व्यक्ति को। आपके पर्सनली हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा आप महसूस करते हैं और क्या आप संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जो श्रद्धालु वहाँ पर आना चाहते हैं यात्रा में हेमकुंड साहिब जी की? देखिए, ये एक्चुअली जब हम कहते हैं ना देवभूमि है, एक्चुअली देवभूमि है जी। और एक तो यहाँ पर हर जगह आपको कहीं ना कहीं देवी देवताओं, कोई गुरु संतों महंतों महाराज लोगों की आपके पीछे यादें जुड़ी हुई हैं। कोई ना किसी ने तपस्या की, कोई आया, कुछ ना कुछ यहाँ है, शंकराचार्य, जिसका भी नाम ले लो सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि आप विश्व के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जिस स्थान में मैंने जन्म लिया ऋषिकेश, उसको वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पिरिचुअल सेंटर कहते हैं। बिल्कुल, योग नगरी है ऋषिकेश, स्पिरिचुअल सेंटर कहते हैं। और इधर आते ही एक तो जो वाइब्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान जो एक अपना ग्रस्त जीवन काट रहा हो, और वैसे मैं बताऊं कि गृहस्थी को सेवा करना सबसे मुश्किल काम है जी। ग्रस्त में रह के और सेवा कर लेना, मैं कहता हूँ मतलब वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो उसको अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए सेवा का, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिसको हम कह सकते हैं। और एक कहते हैं ना, इट्स अ गेम चेंजर नहीं, इट्स अ लाइफ चेंजर। बिल्कुल। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि लाखों लोगों ने हर साल आना है, तो उनका रहने का खाने का इंतजाम करना है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आके बिल्कुल अपनी यात्रा करके चले जाएं। अच्छा, जब आप वैसे ही आप देखो ना, मुनिकृति से ऊपर जैसे चढ़ने लगोगे तो वो आपका साइकी चेंज होने लग पड़ता है। बिल्कुल। और जिस जगह पे आपने पैदल चल के जाना हो 15,000 की फुट हाइट पे, तो आपको ईश्वर ही याद आएगा और वो ईश्वर से आपका जोड़ हो। बिल्कुल। ये तो अब भौतिक चीज़ों का क्योंकि ज़रूरत बहुत पड़ गई है। पहले तो हमने वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, फिर वो लाइट धीरे धीरे करते करते अब तो खैर आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट सब कुछ चला गया ऊपर। मतलब ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गोविंद घाट मिलती हो जो हेमकुंड साहब में ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो नहीं थी तो ज़्यादा लोग अच्छे थे और लोग खुश भी थे कि वहाँ जाते थे, तो उनका मन मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल साइड पे लगता था। अब वहाँ जाते भी हैं तो ध्यान आपका वहाँ पर है, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, ये कर रहा है, उससे फर्क पड़ा। लेकिन वो इस धरती की पवित्रता, इस धरती में कुछ है, जादू है कि जो आता है वो फिर वो बार बार आना चाहता है। हमारे यहाँ हेमकुंड साहब में कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-40 साल से लगातार आ रहे हैं, हर साल आते हैं और इंतजार करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ओपनिंग पे भी आते हैं, क्लोजिंग में भी आते हैं। तो कोई ना कोई तो वहाँ होगा ना, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो वहाँ है। तो वो एक अद्भुत एक शक्ति है जो सबको यहाँ लेके जाती है। और हेमकुंड साहब जो एक बार आया उसने तो 100% दोबारा आना ही आना है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये देवभूमि है, देवत्व वहाँ पर है। और मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो हम कहा जा सकता है कि जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो स्पिरिचुअली कन्वर्ट निश्चित रूप से हो जाते हैं। सर, ये जो ट्रस्ट है, मैनेजमेंट ट्रस्ट है हेमकुंड साहिब, आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर, किस तरह के कार्य आप लोग करते हैं और क्या क्या कुछ सुविधाएं जो हैं जो यात्रा के दौरान किसी को परेशानी ना हो, हालांकि अभी आपने जिक्र भी किया, तो क्या आप यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह का रहता है? ये देखिए, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ट्रस्ट है और इसमें हमारे ट्रस्टी अलग अलग प्रांतों से हैं और उत्तराखंड से मेरा सौभाग्य है कि मैं ही हूँ जी। और इसमें हम सरकार के सहयोग से और सरकार के साथ तालमेल रख के, सरकार से वार्तालाप करके, उनके सुझाव लेके और उनके सहयोग से ही इस ट्रस्ट को चलाते हैं जी। हमारा मुख्य रोल ये होता है कि आपको कहीं पर भी पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो वो उन्होंने आपके रहने का, खाने का इंतजाम कर रखा हो। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो हरिद्वार से लेके और हेमकुंड साहब तक, पहला पड़ाव हरिद्वार है, उसके बाद ऋषिकेश है, ऋषिकेश बहुत बड़ा पड़ाव है, उसके बाद श्रीनगर के बाद जोशीमठ के बाद गोविंद घाट के बाद घाघरिया और घाघरिया के बाद हेमकुंड साहब। तो ये हर जगह में आपके रहना, धर्मशालाएं बनी हुई हैं और लंगर 24 आवर्स। तो आप अगर यात्रा पे आ रहे हैं तो इस बात से निश्चिंत होकर आइए, हेमकुंड साहब आ रहे हैं कि हमको रहने की ना होटलों की व्यवस्था करनी है, ना खाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो जहाँ हमारे गुरुद्वारे हैं
वहाँ क्योंकि सब गुरुद्वारे में रह नहीं पाते हैं, तो जो हमारा स्थानीय रोजगार है उसको भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और जो यात्रा पे आता है, बल्कि जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म है जिसको कह देते हैं, और अगर आप मान के चलो तो हमारी रीढ़ की हड्डी है जी, उत्तराखंड स्टेट की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। उसमें जैसे चार धाम है वैसे ही उत्तराखंड में हेमकुंड साहब भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। निश्चित रूप से। जी जी। जी। बिंद्रा जी, हेमकुंड साहिब के विशेष रूप से सिखों के जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखने को मिलता है, उनका जीवन वहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी। देखिए, मैंने जैसे ऑलरेडी आपके साथ जिक्र किया कि 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपनी पिछले जन्म में जो जहाँ उन्होंने मेडिटेट किया उस स्थान का जिक्र किया था, जिसकी मैंने आपको पूरा बताया कि हमने उसको कैसे वो लोकेट हुआ, कैसे लोगों की आस्था उसके प्रति है। बल्कि एक वहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो वहाँ पर साल में 2 बार जाते थे पूजा पाठ के लिए उस कुंड में जो हेमकुंड साहब का है। तो वो लोकपाल जिसको कहते हैं, बेसिकली लोकपाल नाम है उनका। तो वहाँ पर जो बल्कि ये जो रेवेन्यू की लैंड गुरुद्वारे को अलॉट हुई थी, तो इनिशियली गुरुद्वारे ने ही वो मंदिर भी साथ ही बनाया था। तो अब वो मंदिर जो हमारे भंडार के लोग हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। बारी बारी ड्यूटी होती है, कभी 1 साल एक की ड्यूटी होती है, 1 साल दूसरे की ड्यूटी होती है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि हम यात्री को तो बुला रहे हैं कि यात्री आप आइए, हमारे चारों धाम के दर्शन करिए, यहाँ करिए, तो उसके साथ यात्री की सुविधा वो भी हमने जरूरी है कि उसको देखें कि आए तो उसको सुविधा से चला जाए यहाँ पर भी यात्रा करके। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए इस बार मुद्दा था वो ये था कि जो बुजुर्ग हैं या जो लोग अब घोड़े पे, या अब तो हेलीकॉप्टर सर्विस है गोविंद घाट से घाघरिया तक, लेकिन फिर भी 5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, तो वो कैसे जाएं। तो उसके हम काफ़ी देर से प्रयत्नशील थे कि भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम तो कर नहीं सकते, उत्तराखंड सरकार नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जी। तो हम चाह रहे थे कि गोविंद घाट से लेकर और ऊपर घाघरिया तक, हेमकुंड साहब तक रोपवे लग जाए। तो भगवान ने हमारी सुनी, तो पिछले वर्ष केदारनाथ जी और हेमकुंड साहब दोनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने रोपवे सैंक्शन कर दिया। तो हमारे यहाँ 1300 करोड़ रुपए का रोपवे बनना है, 11.5 किलोमीटर का रोपवे है, जिसमें आप 40 मिनट में ऊपर चले जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही ये रोपवे शुरू होगा तो यात्रा मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि 80% से 90% यात्री जो हेमकुंड साहब आता है वो बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आता है। कारण यह है कि वहाँ पर रोड हेड है, गाड़ी चली जाती है, वो दर्शन करते हो जाते हैं। लेकिन जो बद्रीनाथ यात्रा पे आते हैं उसमें से 10% भी हेमकुंड साहब नहीं जा पाते, क्योंकि वो कठिन यात्रा है, 19 किलोमीटर की यात्रा है। अब तो खैर पहले 4 किलोमीटर में रोड बन गई है और हेलीकॉप्टर सर्विस का भी अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ कर लो तो भी आपको 6 किलोमीटर चलना ही चलना है। तो इस करके जैसे ये रोपवे बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अब 90% जो बद्रीनाथ की यात्रा है वो भी हेमकुंड साहब को जाएगी निश्चित रूप से। और दिनों दिन जो है वो विकास कार्य होते जा रहे हैं और आगे भी होंगे, और बहुत ही उज्जवल निश्चित रूप से भविष्य है यहाँ का। हेमकुंड साहब की यात्रा पे आते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष भी हैं वहाँ पर, तो यात्रा जो है वो साल में कब चलती है, इसके बारे में हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं, ताकि हम कुछ खास तरह की जानकारी उन्हें दे पाएँ कि जब यात्रा करें किस तरह से सुरक्षात्मक उपाय करते हुए चलें ताकि उनकी यात्रा सफल रहे मंगल कामना के साथ। जी सर। पहले जो था हमने डेट फिक्स की हुई थी कि 1 जून को खुलेगी और 5 अक्टूबर को बंद होगी, लेकिन समय को देखते हुए और लोगों की जो यात्री आते हैं उनकी सुनते हुए, फिर जैसा मौसम का हाल या जैसे और परिस्थितियों का जायज़ा लेके और सरकार और आपस में तय करते हैं कि भी किस दिन खोलनी है और किस दिन बंद है। पर आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर यात्रा इस बार 20 मई को खुली थी, 20 मई को खुल गई थी, लेकिन ज़्यादातर यात्रा जब भी खुलेगी वो लास्ट वीक ऑफ मई में खुलेगी, क्योंकि उससे पहले बर्फ़ बहुत होती है। और आपको तो ये बात पता ही है कि ये भी एक यूनिक फैक्टर है कि उस बर्फ़ के कटान को सिर्फ फौज आर्मी करती है, और वो आर्मी ने सेवा ली हुई है। और कई बार हम कहते हैं कि हम आपके साथ लेबर भिजवा दें या और भी कार्यकर्ता आपके साथ चले जाएं,
कहते हैं ये सेवा हम किसी को नहीं देंगे, खुद करेंगे। निश्चित तो ये भारतीय सेना जो है उसकी सेवा करती है। निश्चित, बहुत ही गर्व की बात है जी। तो वो अप्रैल में वो आ जाते हैं, तो वो उसको मई तक काट देते हैं रास्ते को, क्योंकि यात्रा जब शुरू होती है तो 10-10 फुट ऊपर बर्फ दोनों साइडों पे होती है, बीच में से यात्रा चलती है जी। तो एक तो ये कारण है कि हम उसको ज़्यादा जल्दी नहीं शुरू कर सकते। ऐसे ही अक्टूबर के मिड के बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है और बहुत ठंडा हो जाता है और बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, जैसे इस वर्ष, बल्कि अभी आज ही तय किया है कि 11 अक्टूबर को हम यात्रा की समाप्ति करेंगे, कपाट बंद करेंगे जी। देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यात्रा करते हैं और अपने जीवन को परमार्थ से जोड़ते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। बिंद्रा जी, आप अगर हम बात करें आपकी दृष्टि में जो एहतियात है, जो सुरक्षा के कदम है कि व्यक्ति जब हेमकुंड साहिब की यात्रा में आए, हालांकि हमारे पहाड़ी जो हमारा प्रदेश है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी जटिल है, काफ़ी यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, जटिल हैं, तो ऐसे में आपकी दृष्टि में क्या सुरक्षात्मक उपाय उनको कर लेने चाहिए, चाहे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों में भी जो लोग रहते हैं वो आ रहे हैं जी? देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही जी कि 15,200 फुट की हाइट पे ये यात्रा जाती है। बिल्कुल। जो पांचों धाम मान के चलो तो उसमें हाईएस्ट ही है, केदारनाथ जी ऊपर है। तो अगर आपने यहाँ आना है तो ये सोच के आना है कि हम एक आत्मीयता से एज अ स्पिरिचुअल जर्नी आ रहे हैं। बिल्कुल। और कोशिश ये होनी चाहिए इसको एज नॉट एज अ पिकनिक। तो बल्कि मैं कई बार लोग आते हैं तो वो कहते हैं जी कितना टाइम लगेगा, हम तो 2 दिन में चले जाएंगे, जल्दी से आएंगे, जल्दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया आप दर्शन करने आओ, दर्शन देने मत आओ। बिल्कुल सही बात है जी। दर्शन करने हैं तो समय लीजिए, आराम से आइए। भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि जैसे अब जुलाई और अगस्त का महीना था, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, कोई नई बात है, लेकिन क्योंकि हम पहाड़ में हैं तो अक्सर लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब मशीनरी बहुत हो गई है, जगह जगह मशीनरियाँ खड़ी हैं, तो जैसे ही आती है उसको आधे घंटे में साफ कर दिया जाता है। पर कई बार बहुत बड़ा रपटा आ जाता है जिसमें कई 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन ये सारे वर्ष नहीं होता, कभी कभी होता है, महीने में कभी एक बार कहीं हो गया, फिर उसके बाद मई के महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब सितंबर का महीना चलेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो भी आए वो ये सोच के आए कि एक प्रशासन की और जो ट्रस्ट है, जो आपको हिदायतें देता है, उसको पर अमल करने की कोशिश करो। आप सोचो कि वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि आप गोविंद घाट में अपना मेडिकल चेकअप कराओ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, ये जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और वो 60 साल से ऊपर हैं, तो कोशिश करें वो ना जाएं। और छोटे बच्चे, जब बर्फ़ की अभी इस बार थी, बर्फ़ बहुत थी, तो हमने अपील की कि बुजुर्ग और बच्चे ना आए, तो लोगों ने सुनी, संगत सुनती है कि भी ना आए। और अब क्योंकि मौसम खुल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहते हैं आप आइए, अब बच्चे भी आते हैं, सब आए। और हमने देखा कि युवाओं की संख्या काफी रहती है जब यात्रा में। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये जब हम एक तरफ तो कहते हैं देवभूमि है, हम आ रहे हैं स्पिरिचुअल साइड को देखने और अपनी आस्था को लेके आ रहे हैं। जब आप आस्था को लेके आ रहे हैं तो उस जगह को गंदा कैसे करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो अगर हम प्लास्टिक के लिए मना करते हैं या वैसे कहते हैं कि आप साफ सफाई रखो, तो वो आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। और आपकी यात्रा भी तभी सफल होगी जब आप यहाँ आके बिल्कुल जैसे साफ सफाई में है वैसी साफ सफाई में जाएं, या हो सके तो कुछ थोड़ी बहुत गंदगी पड़ी तो उसको भी साफ कर जाएं। देखो, हम अपने तरफ से ट्रस्ट बहुत प्रयत्नशील है, बल्कि आपको सुन के खुशी होगी कि प्लास्टिक हमने ट्रस्ट में बैन करे हुए भी हमको कम से कम 8 साल 9 साल हो गए हैं। बहुत सुंदर। और जो हम प्रसाद की भी थैलियां देते हैं वो कंपोस्टेबल वो है, वो अगर आप मिट्टी में डाल दोगे उसको तो वो 3 महीने के अंदर कंपोस्ट बन जाता है। तो उसमें हमारा प्रसाद होता है। बायोडाइजेस्टर लगाने वाला हमारा पहली संस्था थी, ऋषिकेश में पहला बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाया हमने। तो जो आपका सूरज का पानी है वगैरह, वो वहाँ पर बैक्टीरिया खा के उसको बिल्कुल पानी बनाता है, वो पानी आप खेती में यूज़ कर सकते हैं। और इस वर्ष हमने, पिछले वर्ष 15,200 फुट की हाइट के ऊपर जो गुरुद्वारा सबसे ऊपर है, वहाँ के जितने टॉयलेट्स का जो वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में जा रहा है जी। वहाँ पर बायोडाइजेस्टर प्लांट लगा रखा है। चाहे हमें बैक्टीरिया हर साल डालना पड़ेगा उसमें, लेकिन उसके बावजूद लगाया, कीपिंग इन माइंड कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस देवभूमि को साथ बिल्कुल, मतलब ऊपर से अगर ईश्वर भी देखे तो कहे यार जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही है जी। अपने मन को पवित्र करने के साथ साथ में अपने पर्यावरण को भी हमें साफ रखना है, सुंदर रखना है। बिंद्रा जी, आपने देखा होगा इतना सुंदर ये पवित्र गुरुद्वारा वहाँ पर है, से हेमकुंड साहिब है।
आपका जो आध्यात्मिक अनुभव रहे, एक अनुभव होता है सांसारिक अनुभव, हर व्यक्ति का होता है, लेकिन ऐसे स्थान पर जाकर के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक जिसे कह सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पे अनुभूति हुई है, इसके बारे में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये होता है कि जब जिस सेवा को ईश्वर ने दे रखा है, बिल्कुल, अगर वो सेवा आप ढंग से कर रहे हो और आप अगर आए हैं और आप दो लफ्ज़ ये कह जाते हैं कि नहीं आप अच्छी सेवा कर रहे हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं आई, हम गए तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी कोशिश करते हैं कि हम मेडिकल, हालांकि गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर्स दे रखे हैं गोविंद घाट का, लेकिन रास्ते में नहीं इस साल हमने मेडिकल की फैसिलिटी घाघरिया और हेमकुंड साहब के बीच में एक तंबू लगा के, कैंप लगा के वहाँ दे रखी है कि कोई बीच में भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह सब पहुँचा रखा है कि कोई कष्ट ना हो। तो ये जो एक अद्भुत सेटिस्फैक्शन मिलती है वो स्पिरिचुअली भी आपको और ज़्यादा एक अलग लेवल पे ले जाती है कि भी जो अगर आप खाली भगवान से मांगने तो आ रहे हो पर लेकिन आप समाज के प्रति कुछ कर नहीं रहे हो कि जिसमें कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो जब ये सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आपका मन भी ऊपर वाले के साथ ज़्यादा लगता है, आपका दिल करता है कि आप वहीं और सेवा करें, ईश्वर के प्रति आपका आस्था और बढ़ती है। जी बिंद्रा जी, आप समाज की विशिष्ट छवि है आपकी, आप कुछ मैसेज देना चाहें श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर यात्रा करने आते हैं? जी देखिए, मैसेज तो ईश्वर के सब स्वरूप हैं और मानवता सबसे बड़ा मैसेज है और सेवा हमारा जो परम धर्म है उसको हम करते रहें, यही मेरा मैसेज है कि जब भी आप उत्तराखंड आएँ तो ये सोच के आएँ कि ये एक पवित्र धरती है और यहाँ पर जब भी आएँ ये सोचें कि हम एक्चुअल में ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस धरती में आके कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको पछतावा हो। जी, और श्री हेमकुंड साहिब विश्व शांति का संदेश हमें यहाँ से मिलता है। प्यार, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और अद्भुत जो शांति है, इसका समस्त मिश्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको कि मतलब हम इस धरती पे जितनी सेवा हम कर सकते हैं कोशिश करें। हमारी सिर्फ 4 महीने की यात्रा है जी। उस 4 महीने पे हम अपने गुरुद्वारों की रेनोवेशन देखना दिखाना करना है। उसके बाद जो भी समाज सेवा, जैसे 200 बच्चों का एक विद्यालय वो चला रहे हैं और पिछले 4 साल से एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में लगातार हमारा लंगर चलता है जो हर आदमी के लिए, जो एक भंडारा वहाँ पर रोज एवरी डे वो चल रहा है। तो ये जो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, ये वही संगत कर रही है जो हेमकुंड साहब और 4 धाम को आती है। तो जब आप इतनी जो धार्मिक आस्था लेके जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है हाथ जोड़ के सभी से कि आप आएँ, जरूर दर्शन करिए हमारे यहाँ आके हेमकुंड साहब के, 4 धामों के, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमारी एक धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं, धार्मिक के अलावा जो साफ सफाई के प्रति सेंटिमेंट्स हैं और लोगों के प्रति स्नेह के सेंटिमेंट्स हैं, भाईचारे के सेंटिमेंट्स हैं, ये सारे कहीं भी हर्ट ना हो। जी बिंद्रा जी, आप इसी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं और बधाई भी देते हैं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी से बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।